हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बिहार स्टाफ नर्स के बहुत ही शानदार सेशन में। स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? बिहार स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए, या यूपी, बिहार या राजस्थान, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट के स्टाफ नर्स या सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। लेक्चर नंबर 13 के साथ टॉप 30 क्वेश्चन आज फिर करने वाले हैं। एकदम शानदार क्वेश्चन करेंगे जो पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेपरिन की अधिक मात्रा के लिए प्रतिदर्श दवा क्या है? हेपरिन की ये क्या है, हमने अधिक मात्रा ले लिया तो उसके लिए प्रतिदर्श दवा क्या है? विटामिन के है, या प्रोटामीन सल्फेट है, या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, या वारफरीन है? तो कह रहा क्या, हेपारिन की अधिक मात्रा के लिए प्रतिदर्श दवा क्या है? तो प्रोटामीन सल्फेट हेपारिन की क्रिया को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। जब हमारा प्रोटामीन सल्फेट होता है यह क्या करेगा? हेपरिन की जो क्या करेंगे, हम अधिक मात्रा ले लेते हैं तो उसको क्या कर देता है? उसकी क्रिया को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किस स्थिति में कुसमल शोषण देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में, या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, या हाइपरनेट्रेमिया में? तो कह रहा क्या, किस स्थिति में कुसमल शोषण देखने को मिलता है? तो किस स्थिति में कुसमल शोषण देखने को मिलता है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में। डीके में शरीर क्या होती है? गहरी तेज सांस से एसिडिटी क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट, डी के ए क्या? डी से डायबिटिक, के से कीटो, ए से एसिडिटी, मतलब डी के क्या शरीर में गहरी तेज सांस से एसिडिटी को क्या करता है? कम करवाता है या कम करता है। नेक्स्ट, कह रहा है केंद्रीय सिरा दाब यानी सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर की सामान्य सीमा क्या है? 0 से 2 mmHg, या 4 से 12 mmHg, या 14 से 18, या 20 से 25? तो कह रहा केंद्रीय सिरा दाब यानी सीवी सेंट्रल वेनस प्रेशर की सामान्य सीमा क्या होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, 4 से 12 mmHg। यह द्रव प्रबंधन का प्रमुख संकेतक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है अस्पताल में प्राप्त निमोनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या क्लेप्सिएला, या स्यूडोमोनास एरुजिनोसा, या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा? तो कह रहा अस्पताल में प्राप्त निमोनिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो अस्पताल में प्राप्त निमोनिया का सबसे सामान्य कारण होता है हमारा स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा यह अस्पताल की गीली सतहों पर जल्दी फैलता है। नेक्स्ट, कह रहा किस विटामिन की कमी से परिधि न्यूरोपैथी होती है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए, या विटामिन डी? तो किस विटामिन की कमी से परिधि न्यूरोपैथी होती है? परिधि न्यूरोपैथी होती है किस विटामिन की कमी से? तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन B12। इसकी कमी से नसें क्या होती हैं? प्रभावित होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा मस्तिष्क की दाब बढ़ने का मुख्य लक्षण क्या होता है? हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, टैकीप्रिया, या साइनोसिस? तो कह रहा मस्तिष्क की दाब बढ़ने का मुख्य लक्षण क्या है? मस्तिष्क में दाब बढ़ने का मुख्य लक्षण होता क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेडिकार्डिया। यह कुशिंग त्रिक का क्या हिस्सा होता है? नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा वेट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का प्राथमिक उपचार क्या है? डिफाइब्रिलेशन
CPR, पेसमेकर या एट्रोपिन। तो कह रहा क्या, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का प्राथमिक उपचार क्या है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का प्राथमिक उपचार होता है हमारा डिफाइब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का डिफाइब्रिलेशन। यह अनियमित धड़कन को क्या करता है, कंट्रोल करता है या ठीक करता है। नेक्स्ट कह रहा है पल्मोनरी एबोलिज्म की पुष्टि कौन सा परीक्षण करता है। चेस्ट एक्सरे, ECG, डी डायमर या CT पल्मोनरी एजियोग्राफी। तो कह रहा पल्मोनरी एबोलिज्म की पुष्टि कौन सा परीक्षण करता है। पल्मोनरी एबोलिज्म की पुष्टि कौन सा परीक्षण करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CT पल्मोनरी एजियोग्राफी। यह थक्का पहचानने में क्या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है या होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संक्रमण कोपलिक स्पॉट्स उत्पन्न करता है। चिकन पॉक्स, रूबेला, खसरा या मम्स। तो इनमें से कौन सा संक्रमण कोपलिक स्पॉट्स उत्पन्न करता है। तो कौन सा संक्रमण कोपलिक स्पॉट्स उत्पन्न करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा C मीजल्स यानी खसरा। खसरे के प्रारंभिक लक्षण होते हैं ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्निके के अफेसिया में मस्तिष्क का कौन सा लोब प्रभावित होता है। फ्रंटल, पेराइटल या टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल। तो कह रहा वर्निके के अफेसिया में मस्तिष्क का कौन सा लोब प्रभावित होता है। तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C टेम्पोरल। यह समझने की क्षमता को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बढ़ता है आगे में क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अचेतन रोगी में एस्पिरेशन रोकने के लिए सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है। सीधा, ट्रेंडलबर्ग, पॉर्स, पेट केबल। तो अचेतन रोगी में एस्पिरेशन रोकने के लिए सर्वोत्तम स्थिति कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C लेटरल यानी पॉर्स। यह स्राव को सांस में क्या करता है, जाने से रोकता है। यह क्या है, स्राव को क्या करना, सांस में जाने से क्या करता है, रोकता है। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा हाइपो ओलेमिक शॉक का पहला संकेत क्या है। साइनोसिस, ठंडी त्वचा, दिल की धड़कन बढ़ना या मूत्र कम होना। तो कह रहा हाइपो ओलेमिक शॉक का पहला संकेत क्या है। हाइपोओलेमिक शॉक का पहला संकेत हमारा होता है दिल की धड़कन बढ़ना। शरीर सबसे पहले दिल की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा चयन स्ट्रोक शोषण किस कारण होता है। चयन स्ट्रोक शोषण किस कारण होता है। मस्तिष्क की चोट, अस्थमा, COPD या न्यूमोनिया। तो कह रहा चयन स्ट्रोक शोषण किस कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A ब्रेन इंजरी यानी मस्तिष्क की चोट। तो कह रहा यह तंत्र की गड़बड़ी का परिणाम होता है। नेक्स्ट कह रहा रक्त के फैलाव को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। साबुन और पानी, फिनॉल या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या अल्कोहल। तो कह रहा रक्त के फैलाव को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो रक्त के फैलाव को साफ करने के लिए हमारा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट वायरस और बैक्टीरिया को क्या करता है, यह नष्ट कर देता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा शिशुओं में IM इंजेक्शन के लिए कौन सी मांसपेशी उपयोगी होती है। डेल्टाइट, ग्लूटियस मैक्सिमस या वास्टस लैटरासिस या बाइसेप्स। तो कह रहा शिशुओं में IM इंजेक्शन के लिए कौन सी मांसपेशी उपयोग होती है। तो हमारा 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C वास्टस लैटरालिस। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमें लगे कि आपको क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। हमें मोटिवेशन मिलेगा तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जरूर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। करा निम्न में से कौन सा जीवित दुर्बल टीका है? डीपीटी, आईपीवी, एमएमआर या हेपेटाइटिस बी? निम्न में से कौन सा जीवित दुर्बल टीका है? कौन सा जीवित दुर्बल टीका है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमएमआर। इसमें जीवित लेकिन दुर्लभ वायरस होते हैं। इसमें क्या होंगे? जीवित तो होंगे लेकिन क्या होते हैं? दुर्लभ वायरस, दुर्लभ करें, दुर्बल वायरस मतलब कमजोर वायरस होते हैं। नेक्स्ट, तो वास्टर लेटरालिस, ठीक है। नेक्स्ट, करा गर्भावस्था में किस दवा से बचना चाहिए? गर्भावस्था में किस दवा से बचना चाहिए? पैरासीटामॉल, टेट्रासाइक्लिन, फोलिक एसिड या आयरन? तो गर्भावस्था में किस दवा से बचना चाहिए? तो हमारा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेट्रासाइक्लिन। यह भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, करा रूमेटिक हृदय रोग में कौन सा वाल्व सबसे अधिक प्रभावित होता है? एओर्टिक, ट्राइस्पीड, पल्मोनरी या माइट्रल? तो करा रूमेटिक हृदय रोग में कौन सा वाल्व सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइट्रल। नेक्स्ट, करा कौन सा आईवी द्रव समद्रव है? 0.45% NS या 3% NS या D5W या 0.9% NS? तो कौन सा आईवी द्रव समद्रव है? तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.9% NS। यह रक्त के समान होता है। नेक्स्ट, करा कौन सा विकार मून फेस उत्पन्न करता है? एडिसन रोग, मिक्सिडेमा, कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगेली? तो कौन सा विकार मून फेस उत्पन्न करता है? तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशिंग सिंड्रोम। यह चेहरे पर वसा जमा करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा तपेदिक यानी टीबी रोगी के लिए कौन सा पृथक्करण आइसोलेशन आवश्यक है? स्पर्श पृथक्करण, वायुवाहित पृथक्करण, बूथ पृथक्करण या सुरक्षात्मक पृथक्करण? तो टीबी रोगी के लिए कौन सा पृथक्करण यानी कौन सा आइसोलेशन क्या होता है? आवश्यक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एयरबॉर्न वायुवाहित पृथक्करण। टीबी वायुवाहित बूंदों से क्या होता है? फैलता है, इसलिए वायुवाहित पृथक्करण और N95 मास्क क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट, करा CPR में वयस्कों के लिए छाती पर दबाव की गहराई कितनी होनी चाहिए? कम से कम 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच या 3 इंच 7.5 सेंटीमीटर या 0.5 इंच 1.2 सेंटीमीटर? तो कह रहा कम से कम कितने इंच होना चाहिए? तो कम से कम कितना इंच क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो कह रहा है कि CPR में वयस्कों के लिए क्या छाती पर दबाव कितना चाहिए? कम से कम 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सही दबाव में रक्त प्रवाह सही बना रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए प्राथमिक दवा कौन सी है? फेनिटोइन, डाइजेपाम या फिनोबार्बिटल या सोडियम वेलप्रोएट? तो कह रहा स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए प्राथमिक दवा कौन सी है? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइजेपाम। तो यह क्या है? यह दौरे को शीघ्र नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, तो 24 का कह रहा निम्न में से कौन बाईं ओर के हृदय विफलता का लक्षण है?
पैरों की सूजन, गर्दन की नसों का उभार, फेफड़ों में जमाव या पेट में पानी भरना। तो कह रहा निम्न में से कौन सा बाईं ओर के द्रव विफलता का लक्षण है। तो 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ों में जमाव। इससे रक्त फेफड़ों में भर जाता है। नेक्स्ट, तो कह रहा है दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। तो दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो दूध निकालने के लिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। या दूध नलिकाओं को क्या करता है, संतुलित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन को सर्वोत्तम जांच कौन सी है। छाती का एक्सरे, ईसीजी, ट्रोपोनिन, इकोकार्डियोग्राफी। तो कह रहा मायोकार्डियल इन्फाक्शन की सर्वोत्तम जांच कौन सी है। तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन दिल की क्षति का क्या है, सूचक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है डिगॉक्सिन देने से पहले कौन सी नाड़ी जांची जाती है। ब्रैकियल, एपिकल, रेडियल या कैरोटिड। तो कह रहा है डिगॉक्सिन देने से पहले कौन सी नाड़ी जांची जाती है। तो हमारा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एपिकल। क्या है, यह हृदय की सटीक गति बताती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त चढ़ाने के लिए उपयुक्त गेज सुई कौन सी है। 16 गेज, 22 गेज, 24 गेज या 26 गेज। रक्त चढ़ाने के लिए कौन से गेज की सुई का यूज किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा 16 गेज। मोटी सुई से रक्त तेजी से क्या होता है, प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, कर दीर्घकालिक कैथेटर प्रयोग की सामान्य जटिलता क्या है। उच्च रक्तचाप, मूत्र मार्ग संक्रमण, गुर्दा फेल या रक्ताल्पता। तो कह रहा दीर्घकालिक कैथेटर प्रयोग की समान जटिलता क्या है। तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूटीआई यानी मूत्र मार्ग संक्रमण। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है लंबर पंक्चर के दौरान रोगी को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। पीठ के बल, पेट के बल, पार्श्व, घुटना, छाती स्थिति या बैठा हुआ। तो कह रहा लंबर पंक्चर के दौरान रोगी को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए। तो हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट के बल, प्रोन यानी पेट के बल। सॉरी, कह रहा क्या लंबर पंक्चर है ना, तो लंबर पंक्चर में क्या होगा, लैटरल नी चेस्ट, मतलब हमारा हो जाएगा पार्श्व, घुटना, छाती स्थिति। लंबर पंक्चर के दौरान क्या रोगी को किस स्थिति में रखा जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा पार्श्व, घुटना, छाती स्थिति। इससे सुई डालने के लिए क्या होती है, जगह मिलती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही प्यार, दुलार, सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।